नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजय शक्ति एकेडमी में। तो क्लास शुरू किया जाए। चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्व के अधीन गति। इस पर बेस्ड सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज हमको सॉल्व करना है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर पर बेस्ड। ठीक है, देखिए मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि अधिक से अधिक मैं वहां पर कॉन्सेप्ट बताने का मैं प्रयास करता हूं, लेकिन फिर भी अगर कुछ कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं तो उसको यहां पर सवाल सॉल्व करवाते समय मैं बता देता हूं। ठीक है ना, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं हो सकता है कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आपको बताऊं जो कि वहां पर छूट गए हों। ठीक है, तो चलिए, और एक दृष्टि से और बहुत जरूरी है ये वीडियो देखना। देखिए, आपने देखा होगा जब मैं आपको मैकेनिक्स पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था तो वहां पर मैं उसको बहुत डिटेल में समझाया आपको, हाँ, कि हो सकता है आगे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले, कुछ ऐसे घुमा करके क्वेश्चन पूछ ले, हाँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कुल मिलाकर के कि ये वीडियो आप जरूर देखिए, हाँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है इस पर। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नांकित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। देखिए, मैं जब आपको न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम बताया था तो वहां पर मैंने आपको कहा था कि अगर दो वस्तुएं हैं तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा। फिर मैंने आपको गुरुत्व समझाया। गुरुत्व में मैंने क्या कहा कि पृथ्वी मतलब अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो नीचे इसलिए आती है क्योंकि पृथ्वी उसके ऊपर आकर्षण बल लगाती है, और इस आकर्षण बल को हम गुरुत्व बल कहते हैं, गुरुत्व कहते हैं। मैंने आपको यह भी बताया था कि गुरुत्व एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल ही है, यानी कि कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि गुरुत्व की भी जो खोज हुई उसे न्यूटन ने ही किया, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने किया और गुरुत्व भी एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल है, हाँ। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि गुरुत्व की भी खोज न्यूटन ने किया। चलिए, ठीक है ना। और गुरुत्व है क्या कि पृथ्वी ऊपर से नीचे आती हुई किसी वस्तु पर अपनी ओर आकर्षण बल लगाती है, इसे हम गुरुत्व कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। इसी गुरुत्व बल के कारण वस्तु नीचे गिर जाती है, ऊपर नहीं जाती। ठीक, चलिए। तो इसमें कह रहा है किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। इतना तो क्लियर है ये गुरुत्वाकर्षण समझने के बाद कि जो वस्तुएं नीचे की ओर आकर्षित होती हैं, नीचे की ओर गिरती हैं, पृथ्वी की ओर गिरती हैं, यह कॉन्सेप्ट न्यूटन ने दिया। ठीक है, न्यूटन ने यह बताया कि सभी वस्तुएं नीचे की ओर गिरती हैं। ठीक है, क्यों गिरती हैं? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, गुरुत्व लगता है, ठीक है ना। लेकिन यह कहा गया कि न्यूटन से पूर्व भी भारत में एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह कॉन्सेप्ट दे दिया था। उनका नाम था ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था इस सिद्धांत को कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी उनको अपनी ओर एक आकर्षण बल के द्वारा आकर्षित करती है। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? उन वैज्ञानिक का क्या नाम था? ब्रह्मगुप्त, हाँ। लेकिन उनका नाम उतना हाईलाइट नहीं हो पाया। जब न्यूटन ने ये कॉन्सेप्ट दिया तब ये हाईलाइट हो पाया कि हाँ, ये गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व, ये सब जब न्यूटन आए हैं तब दुनिया के सामने आया। हालांकि ब्रह्मगुप्त पहले ही ये सारा कॉन्सेप्ट दे चुके थे, ऐसा कहा जाता है, हाँ।
अब कुछ लोग जो वेस्टर्न साइंटिस्ट होंगे वो कहेंगे अरे भारतीय लोग तो हर चीज को अपना ही बता देते हैं। हाँ, अब मुझे भी नहीं पता सच्चाई क्या है, मैं इंडियन हूं, मुझे इसको मानना पड़ेगा कि हाँ भैया ब्रह्मगुप्त पहले ही दे चुके थे, यानी इस सिद्धांत का श्रेय न्यूटन को ना दे करके ब्रह्मगुप्त को दिया जाना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों? निर्वात का मतलब वही अंतरिक्ष की बात कर रहा है जहां पर हवा नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि अंतरिक्ष में क्या है, हवा नहीं है, ठीक है ना। और मैंने आपको एक चीज और बताया था कि अंतरिक्ष में जी नहीं होता। क्या नहीं होता? जी। अंतरिक्ष में क्या नहीं होता? जी नहीं होता। जी नहीं होता यानी गुरुत्वीय त्वरण नहीं होता। गुरुत्वीय त्वरण नहीं है तो इसका मतलब आपने क्या समझा? यानी कि कोई आकर्षण बल नहीं लग रहा है। ऊपर से अगर कोई वस्तु गिरेगी, हाँ, या यूं ये कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष की ये जो जमीन है ये किसी वस्तु पर अपनी ओर कोई आकर्षण बल नहीं लगाती, क्योंकि जब ये आकर्षण बल लगाएगी तब बल की वजह से त्वरण उत्पन्न होगा और इसी त्वरण को कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण। अंतरिक्ष में मैंने कहा कि ये जी नहीं है, जी है क्या? वही गुरुत्वीय त्वरण। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अंतरिक्ष में गुरुत्वीय त्वरण नहीं है। अगर अंतरिक्ष में गुरुत्वीय त्वरण नहीं है तो इसका मतलब क्या लग रहा है कि अंतरिक्ष में ये जो जमीन है, जमीन के द्वारा कोई आकर्षण बल नहीं लगाया जाता। और ये जमीन के द्वारा आकर्षण बल लगाया जाता है, इसे कहा क्या जाता है? गुरुत्व कहा जाता है। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं है, ठीक है। चलिए, और जब गुरुत्व नहीं होगा तो मैंने आपको बताया था जब वहां जी समझा रहा था, हाँ, तो जब कोई चीज खींचेगा नहीं अपनी तरफ, मान लिया कोई आदमी है ऐसे जो है, इसको नीचे से कोई चीज अपनी ओर खींच के एकदम दबाए रहेगी, भैया बस बैठे रहो, हाँ, और एक इधर से क्या होती है, हवा, हवा इधर से ऊपर से दबाए रखती है इसको, जो है कि हाँ ऐसे दबे रहो, और नीचे से जी अपनी तरफ खींचे रखती है, हाँ, हवा ऊपर से दबाए रखती है और नीचे से कुछ चीज खींचे रखता है, तो आदमी क्या करता है, खड़ा रहता है। ये सारी चीज मैं आपको बताया था। लेकिन अंतरिक्ष में ना तो हवा है ना नीचे से कोई खींचने वाला है, तो ये आदमी क्या करेगा, तैरेगा, समझे कि नहीं? सीधा खड़ा नहीं रह पाएगा, क्योंकि खड़ा रहने के लिए जरूरी है कि नीचे से कोई खींच करके एकदम किए रहे, ठीक है ना। चले, तो अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों? क्योंकि गुरुत्व नहीं होता, ठीक है। मैंने बता दिया था पहले ही, आपको याद होगा कि अंतरिक्ष में ना जी होता है ना हवा होती है। हवा होती तो ये ऊपर से दबाती, और जी होता तो नीचे से खींचे रहता और आदमी आराम से खड़ा रहता, बैठा रहता, कुछ भी करता रहता है। लेकिन दोनों चीज न होने की वजह से तैरता रहता है। और आपको देखा होगा आपने यूट्यूब वगैरह पर, टीवी पर, कि होता क्या है कि अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो तैर रहे होते हैं, खड़े नहीं होते, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तीसरा कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? देखिए, अगर ऑप्शन में ब्रह्मगुप्त होगा तो एक इंडियन होने के नाते आप ब्रह्मगुप्त टिक कीजिएगा, क्योंकि इंडियंस की यह मान्यता है कि न्यूटन से पहले यह सिद्धांत ब्रह्मगुप्त ने दिया था। लेकिन अगर नहीं है तो आप न्यूटन लगाइएगा। ज्यादातर उम्मीद है कि ब्रह्मगुप्त विकल्प में रहेगा नहीं, विकल्प में न्यूटन ही रहेगा। समझे कि नहीं समझे आप? क्या रहेगा? न्यूटन ही रहेगा। चलिए, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? F बराबर G m1 m2 अपन r स्क्वायर, ये सब बताया था ना आपको। तो किसने दिया था उसको? न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए। 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए।
अंतरिक्ष यात्री निर्वात में क्यों नहीं खड़े हो पाते, ये आपको क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं? इसलिए क्योंकि वहां गुरुत्व नहीं होता। गुरुत्व करता क्या है? अपनी ओर खींचे रखता है। गुरुत्व है क्या? एक प्रकार का आकर्षण बल है। वह आकर्षण बल जो जमीन लगाती है। तो अंतरिक्ष में यह आकर्षण बल नहीं होता। ये आकर्षण बल नहीं होता, इसलिए नीचे से कोई खींचने वाला नहीं होता। जब खींचने वाला नहीं होता तो व्यक्ति ऐसे नहीं होता, वो व्यक्ति तैर रहा होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पिंड का भार आपको बताया था ना, क्या बताया था कि W बराबर क्या होता है? M गुणे G, यानी उस वस्तु के द्रव्यमान में G से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको भार मिल जाएगा। तो कह रहा है किसी पिंड का भार पृथ्वी पर हर जगह समान होता है। भार कैसे निकालेंगे? M में G से मल्टीप्लाई कर देंगे। G की वैल्यू मान लिया 10 है, 9.8 होती है, लेकिन उसको 10 मान के चलते हैं। लेकिन रुकिए 1 मिनट, 10 मत लिखिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने क्या बताया? भार क्या होता है? M गुणे G। M क्या है? द्रव्यमान, और उसमें G से गुणा कर देंगे तो हमको भार मिल जाएगा। देखिए, द्रव्यमान तो कहीं भी जाइए चेंज नहीं होता, लेकिन ये G हर जगह चेंज हो जाता है, इसकी वैल्यू समझे? पृथ्वी पर ही अगर आप ध्रुव पर जाएंगे तो ध्रुव पर G का मान अलग होगा, विषुवत रेखा पर G का मान अलग होगा। पृथ्वी में ही अलग अलग जगह पर G की वैल्यू अलग अलग होती है। देख लीजिए, ध्रुव पर आप चले जाइए, ध्रुव भी पृथ्वी पर ही है ना। ध्रुव पर G का मान क्या होता है? क्या होता है ध्रुव पर G का मान? नहीं बताऊंगा। और विषुवत पर G की वैल्यू क्या होती है? पता है ना, कहां बढ़ती है कहां घटती है। चलिए, चंद्रमा पर G की वैल्यू क्या होती है? पता है ना। चलिए, तो कुल मिलाकर के G की वैल्यू अलग अलग जगह अलग अलग होती है। और जब G की वैल्यू अलग होगी तो यानी हम ये कह सकते हैं कि भार भी अलग अलग हो जाएगा। तो कह रहा पृथ्वी तल पर सब जगह किसी पिंड का भार समान होता है। नहीं भैया, समान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि G समान नहीं होता, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि ध्रुव पर जो है G ज्यादा होता है, विषुवत पर G कम होता है। तो इस फार्मूले के हिसाब से ये कह सकते हैं कि ध्रुव पर भार भी ज्यादा होगा किसी वस्तु का, और विषुवत पर किसी वस्तु का भार कम होगा। ठीक है, चलिए, तो किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि ध्रुव पर G ज्यादा होता है। बाकी विषुवत रेखा पर अधिक होता है, ये गलत है। मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है, ये भी गलत है। चलिए, अगला लिखिए। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का भार होता है, ऑप्शन नंबर ए दिया है, ध्रुवों पर अधिकतम। वही जैसे कोई वस्तु है वैसे मानव का शरीर है। मानव के शरीर का कुछ द्रव्यमान होगा, उस द्रव्यमान में हम जब G से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मानव शरीर का भार मालूम पड़ जाएगा। तो G चूंकि ध्रुव पर अधिकतम होता है, इसलिए कह सकते हैं कि मानव शरीर का भार भी ध्रुव पर अधिकतम होगा। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। वजन किसे कहते हैं? वजन का मतलब होता है वही भार, समझे? दो चीज होती है,
द्रव्यमान और भार, भार को वजन भी कहते हैं। ठीक, तो चलिए, कह रहा है कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। पृथ्वी पर अगर W है तो चंद्रमा पर कहता है कि W/6 होगा। ये सवाल कह रहा है कि सवाल में दिया है, अब हमको ये चेक करना है कि ये सही है या गलत। जरा ये बताइए, M/G होता है पृथ्वी पर, M/G। मैंने आपको एक चीज बताया था जब वहां पर कि G की वैल्यू चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में 1/6 होती है। यानी कि पृथ्वी पर अगर G है तो चंद्रमा पर G की वैल्यू G × 1/6 यानी G/6 होगी। क्या होगी? G/6 होगी। समझे? यानी अगर पृथ्वी पर G की वैल्यू है 10 है तो चंद्रमा पर कितनी होगी? 10/6। चलिए तो कुल मिलाकर के G की वैल्यू 1/6 हो। मास, द्रव्यमान में कोई चेंज आएगा क्या? द्रव्यमान में मैंने कहा कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे पृथ्वी हो चाहे चंद्रमा हो। तो चंद्रमा पर भी द्रव्यमान क्या है? M है, लेकिन चंद्रमा पर G की वैल्यू कितना होती है? G/6। तो हम क्या लिख सकते हैं? G/6। चलिए, तो यानी क्या हो गया? mg/6। ये चंद्रमा का निकाल रहे हैं, समझे कि नहीं? चले इसको भी mg/6, mg के लगा क्या लिख सकते हैं? W/6। तो यही तो यहां लिखा हुआ था, समझे कि नहीं समझे? मास में कोई चेंज आएगा नहीं, तो मास को तो ऐसे आप द्रव्यमान को वैसे रख दीजिए। G में चेंज आएगा। G की वैल्यू चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में 1/6 होती है। तो पृथ्वी पर अगर G है तो चंद्रमा पर कितनी हो जाएगी? G/6। तो वही लिख दीजिए mg/6, mg की वैल्यू W। यानी कि ये बात सही है कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है, क्योंकि G 1/6 होता है। और मास में तो कोई चेंज आता ही नहीं, तो इसलिए मास से कोई मतलब नहीं। चलिए, ठीक है। यानी अगर पृथ्वी पर किसी का वजन 72 है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 1/6 यानी 12 हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा इसमें कारण दिया है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ये ऑप्शन गलत है। चंद्रमा पर भी गुरुत्वाकर्षण है, बस फर्क ये है कि कम है। ठीक है ना? अब इसमें कह रहा है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण है ये नहीं है, यानी ये ऑप्शन गलत है भैया। कम है, पृथ्वी से कम है वहां पर गुरुत्वाकर्षण, लेकिन ऐसा नहीं, कोई ये नहीं कह सकता कि वहां पर है ये नहीं है, 0 है वहां। यानी ये ऑप्शन, मतलब ये कारण वाला जो इसमें लिखा है ये गलत है। तो देख लीजिए, कथन सही और कारण गलत है कहीं पर। ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है, कारण गलत। ठीक। अगला क्वेश्चन लगाएं। कह रहा है कि एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान है 100 किलोग्राम। कहां पर? पृथ्वी पर। कितना द्रव्यमान है? 100 किलोग्राम। कोई वस्तु है, उसका पृथ्वी पर द्रव्यमान कह रहा है कितना है? 100 किलो।
यानी m कितना है 100 kg पृथ्वी पर। चलिए, अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण g/6, मैं पहले ही बता चुका हूं कि चंद्रमा पर g की वैल्यू g ना होकर के g/6 होगी, ठीक है ना। तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा समझिएगा। कह रहा है पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 है, तो कंफ्यूज कर देगा आपको। कह रहा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान है 100 किलोग्राम। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण यानी वही गुरुत्वीय त्वरण g/6 है, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो आप वही कह देंगे कि चूंकि g वहां पर 1/6 है, अतः इसका द्रव्यमान 100 का 1/6 होगा। आप यही लगा के चले आएंगे, क्योंकि आपको यहां पर कंफ्यूज कर दिया उसने। गलत हो जाएगा 100%। सवाल पढ़ो भैया। सवाल में कह रहा है कि चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। भार नहीं पूछ रहा है, द्रव्यमान पूछ रहा है, समझे। और मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान चेंज नहीं होता। कहीं पर चले जाइए, द्रव्यमान जितना है उतना ही रहेगा। वस्तु का भार चेंज होता है। भार क्यों चेंज होता है? क्योंकि द्रव्यमान में जब g से गुणा कर देंगे तब हमको भार मालूम पड़ेगा। और g की वैल्यू चेंज होती रहती है। ध्रुव पर कुछ होती है, विषुवत पर कुछ होती है, चंद्रमा पर कुछ होती है, समझे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए कंफ्यूज आदमी इसलिए हो जाएगा क्योंकि एक लाइन यहाँ ज्यादा दे दिया कि अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण g/6 है, तो ये कहने का कोई मतलब ही नहीं था। कि ऑब्वियस है, तब पता है सबको कि चंद्रमा पर g/6 होता है, लेकिन इतना देने से आदमी तुरंत वही लगा देगा, हाँ अगर g/6 है तो ये होगा। आदमी ये ध्यान नहीं देगा कि भैया भार नहीं पूछ रहा है, द्रव्यमान पूछ रहा है। अगर भार पूछ रहा होता तब हम कहते, समझे। तो कितना होगा 100 kg ही, जितना पृथ्वी पर द्रव्यमान उतना चंद्रमा पर द्रव्यमान। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। दिवाली का फेस्टिवल कल है और कुछ है लोग आज से ही एकदम शोर मचाए हुए हैं। क्या कहा जाए ऐसे लोग, उनको कोई काम वाम नहीं है, ठीक है ना। डिस्टरबेंस हमको हो रहा है, आपको डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, आप वीडियो देखेंगे तो उसमें यही पटाखों की आवाज आएगी। चलिए आप अपने मिशन पे लगे रहिए, आपकी मंजिल कुछ और है। इनको बजाने दीजिए, इन बेवकूफों को क्या कहा जाए। झगड़ा तो किया नहीं जा सकता इनसे। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद इस त्वरण के साथ गिराई जाती है, 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। कह रहा है ये कहीं इमारत है, यहां से गेंद गिराई जाती है, ये गेंद है, नीचे की ओर गिराई जाती है, किस त्वरण से 9.8 से, यानी g की वैल्यू दे रखा है यहां पर। मैंने ये बताया था कि जब कोई चीज नीचे आ रही होती है तो g की वैल्यू दे रखा है 9.8। एक फार्मूला आपको मैंने बताया था
कि v बराबर u प्लस AT। समझे? ये मैंने आपको पहले बताया था कि प्रारंभिक वेग, ये बार बार क्या बताया था, v बराबर u प्लस AT। ठीक है ना? कितना दिक्कत हो गई। v बराबर मैंने क्या बताया था, u प्लस AT आपको बताया था। ठीक है ना? a त्वरण है, t लगा समय है, v क्या है, बाद में वेग, और u क्या है, प्रारंभिक वेग। अगर कुछ ऐसी स्थिति बने तो ये फार्मूला। इसी से रिलेटेड मैंने कहा ये ए तो जब क्षैतिज जा रहा हो तब के लिए है। मैंने ये भी बताया था कि v बराबर u प्लस GT भी होता है। अगर जब कुछ गुरुत्वीय त्वरण की बात होगी तो उसमें a की जगह g लिख देंगे, क्योंकि g भी एक प्रकार का त्वरण है। बस फर्क ये है कि जब पृथ्वी जो है आपका जो है त्वरण लगाती है तो ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, और जब इंसान त्वरण लगाता है तो ये वाला यूज करते हैं। एक चीज याद रखिएगा, बार बार मैं ये बोल देता हूं कि ए तब यूज करेंगे जब क्षैतिज की बात होगी, और जी तब यूज करेंगे जब ऊपर नीचे गिरने की बात होगी। मैं हमेशा ये बोल देता हूं। यह चूंकि ज्यादातर ए का इस्तेमाल क्षैतिज के लिए ही होता है, इसलिए मैं ये बोल दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ए का इस्तेमाल सिर्फ क्षैतिज के लिए ही होता है। आप कॉन्सेप्ट लिफ्ट वाला याद कीजिए। लिफ्ट में जब रस्सी नीचे जा रही थी या रस्सी ऊपर जा रही थी, तब मैंने आपको बताया था ना कि त्वरण ए लगता है। कुल मिलाकर के ए तब यूज करेंगे जब मनुष्य अपने से त्वरण देगा किसी वस्तु को। समझे? तो क्षैतिज वाले में तो मनुष्य ही देता है, और कुछ ऊपर नीचे वाले में भी मनुष्य त्वरण देता है। जैसे लिफ्ट वाले में रस्सी नीचे आ रही थी तो हम कह रहे थे कि त्वरण ए लग रहा है, यानी कि मनुष्य अपने से दे रहा है, मनुष्य दे रहा है या मशीन दे रहा है। कुल मिलाकर के पृथ्वी नहीं लगा रही है वहां पर। जब पृथ्वी त्वरण लगा रही होगी तो उसके लिए जी शब्द यूज करेंगे। पृथ्वी के सिवा कहीं भी त्वरण लग रहा होगा, कोई दूसरा फैक्टर त्वरण लगा रहा हो, चाहे मशीन लगा रही हो, चाहे मनुष्य लगा रहा हो, तब हम ए यूज करेंगे, चाहे क्षैतिज के लिए हो चाहे ऊपर नीचे के लिए। ठीक है ना? तो इसमें क्या है, मैंने आपको दो फार्मूला बता दिए। देखिए दोनों फार्मूला एक के लिए। यहां जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण मतलब ये फार्मूला तब यूज करेंगे जब पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर कोई त्वरण लगाया जा रहा होगा, सवाल में ऐसा कुछ लिखा होगा, तब हम ये फार्मूला है। और जब मनुष्य त्वरण लगा रहा होगा तो ये फार्मूला लिखेंगे। लेकिन एक चीज जान लीजिए, आंसर दोनों में वही आएगा क्योंकि दोनों त्वरण ही है। यहां पर कौन सा एग्जैक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा त्वरण मतलब ए वाला लगेगा कि जी वाला, सवाल में देखिए। सवाल में कह रहा है कि एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ जाती है। सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी है हिंदुस्तान का, ये बम फोड़ रहा है, बेवकूफ। समझ रहे हैं ना? डेमोग्राफिक डिविडेंड आप लोग पढ़ते होंगे, कि भारत में बड़ी अनुकूल स्थिति है। भारत का युवा, इसके जैसे गधे लोग जो है, अभी दिवाली कल है और आज से ही ये बम पड़ा के फोड़ रहे हैं। अब बाद में कहेंगे कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, सरकार नौकरी नहीं दे रही है। क्या कहा जाए इन गधों को? हम भी तैयारी करते हैं आईएएस की। फाइनल सिलेक्शन अभी नहीं हुआ हमारा, लेकिन हमने अपने लिए एक नया रास्ता ढूंढा ना कि चलिए अगर मान लिया ना सेलेक्ट हो पाए फाइनली,
बहुत से लोग होते हैं नहीं सेलेक्ट हो पाते, इंटरव्यू दे के आते हैं, चार बार इंटरव्यू दे करके आते हैं, नहीं सेलेक्ट हो पाते। तो अपने लिए कुछ रोजगार की व्यवस्था करते हैं कि नहीं? कहीं कोचिंग पढ़ाते हैं, कुछ करते हैं। ऐसा थोड़ी है ना कि रोना रोते रहते हैं हमेशा बैठ के। एक हफ्ता पहले से बम फोड़ोगे, पटाखे फोड़ोगे और बाद में कहोगे कि हम भूखों मर रहे हैं, सरकार हमको आके के मुंह में ठेस के खिला नहीं रही है। बेवकूफ, क्या कहा जाए इन गधों को। चलिए, तो यहां पर कह रहा है एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। कुल मिलाकर के यहां से ये गेंद गिराई जाती है। एक तो फिजिक्स में चित्र बनाना सबसे बोरिंग काम होता है। ये गेंद अभी कहीं है इमारत पे और इसको गिरा रहे हैं, कितना? 9.8 के त्वरण से। इसमें पहले कह दिया कि कोई आदमी गिरा रहा है इसको, समझे? और गिरा रहा, अगर ये लिख रहा होता कि गिर रही है तो हम ये कह देते कि हो सकता है कि पृथ्वी अपनी ओर खींच रही हो, लेकिन यहाँ तो कह रहा कोई गिरा रहा है। गिरा रहा है यानी हमको मैंने क्या कहा, जब मनुष्य को त्वरण लगाता है तो हम ए शब्द यूज करते हैं, तो यानी ए बराबर 9.8 यहाँ लिखेंगे। ठीक, तो ये वाला फार्मूला आप यूज कर लीजिए। हाँ, 3 सेकंड बाद कह रहा है कि उसका वेग क्या होगा। ए दिया है 9.8, टी दिया है 3। हमसे पूछ रहा है तीन सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, यानी बाद का वेग पूछ रहा है। हमसे पूछ रहा है वी क्या होगा, वी बाद में वेग। ठीक, चलिए अभी एक मैं आपको बता दूंगा, एक चीज छूट गया, एक कॉन्सेप्ट, गति के 3 इक्वेशन, जिसकी वजह से ये सवाल में हो सकता है कोई दिक्कत आ रही। हमसे v पूछ रहा है। अच्छा ये बताइए v बराबर होता क्या है, u प्लस at होता है। हमें t दिया है, a दिया है और v पूछ रहा है, लेकिन अभी हमारा ये सवाल नहीं सॉल्व होगा क्योंकि हमको u नहीं पता है ना भैया। क्या नहीं पता है? u। इस केस में u कितना होगा, यानी कि प्रारंभिक वेग कितना होगा। ये तो कह रहा है कि 3 सेकंड बाद वेग कितना होगा, ये पूछ रहा है। जब गिराई जा रही है तो शुरू का वेग कितना है, याद रख लीजिए हमेशा के लिए। इस केस में u होगा 0। कुछ चीजें आप याद कर लीजिए। जब कभी कहे कि कोई गेंद गिराई जा रही है, 3 सेकेंड 10 सेकेंड बाद वेग कितना होगा, तो जब ये ना दिया हो कि प्रारंभिक वेग कितना है, तब आप प्रारंभिक वेग 0 मान के चलिएगा, समझे? जैसे कह दे कि कोई ट्रेन जा रही है, 5 सेकेंड बाद उसका वेग कितना होगा, तो जा रही है यानी उसमें ये नहीं बताया है कि प्रारंभिक वेग कितना था। तो जब प्रारंभिक वेग ना दिया रहे तब आप प्रारंभिक वेग 0 मान लीजिएगा। इस प्रकार की स्थितियों के लिए, जैसे कोई गेंद ऊपर से नीचे गिराई जा रही है, ट्रेन जा रही है, हाँ, ये सब। यहां पर कह रहा है कि गिराई जा रही है, 3 सेकंड बाद वेग कितना होगा, यानी अंतिम पूछ रहा है। अब ये नहीं बताया कि जो गिराई गई, त्वरण तो दे दिया गया कि इस त्वरण से गिराई गई, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि वेग कितना है, प्रारंभिक वेग कितना है, शुरुआत करते समय वेग कितना है, ये नहीं बताया गया। तो इस केस में हम 0 मान के चलेंगे, ठीक है ना? और एकदम यूं कर लीजिएगा कि जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा कि कोई गेंद गिराई जा रही है और ना दिया रहे कि इस वेग से गिराई जा रही, अगर ये ना लिखा रहे तो प्रारंभिक वेग आप 0 मान के चलिएगा, ठीक है ना? देखिए होता क्या है, इसीलिए कह रहा हूं कि अब देखो यही सवाल है, इसमें बड़ा डिटेल समझाना पड़ रहा है। गेंद गिराई जा रही है,
ट्रेन जा रही है। समझे ना, इस प्रकार के आपको एग्जाम्पल आएंगे। तो यहां पर आप u0 मान करके चलिएगा, यानी प्रारंभिक वेग। कुछ स्थिति में अंतिम वेग को 0 माना जाता है, यानी कि v बराबर 0 होता है। ये कब होगा? मान लिया कह दिया कि एक गेंद आकर के जमीन पर रुक गई। हाँ, ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पर आकर के रुक गई, यानी कि अंतिम वेग 0 हो गया। तो जब कहीं रुक गई शब्द यूज कर दे तो आप मान लीजिए रुकने के बाद क्या होगा? वेग 0 हो जाएगा। भाई कोई चीज रुक गई ना अब आकर के, तो हम क्या कह सकते हैं कि 0 हो गया। तो क्या कहते हैं? गेंद रुक गई। गेंद जमीन पर आकर के गिर गई, या लिखा रहे कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। जब ये सब थी तो आप कह दीजिएगा v0। भाई गेंद ऊपर से गिरी और आकर के जमीन पर गिर गई। अब गिरने के बाद उसका वेग 0 हो गया ना, क्योंकि अब वो तो मूवमेंट कर ही नहीं रही है, उसमें कोई गति है ही नहीं, यानी अंतिम वेग 0। अब यहाँ पर क्या? गेंद गिराई जा रही यानी ऐसे लिया होगा फिर गिरा दिया होगा। तो ऐसे जब लिया होगा, जिस समय एकदम लिया होगा उस समय तो उसका वेग 0 रहा होगा ना। जब गिरी होगी, गिरने लगी होगी, तब वेग उसका बढ़ा होगा ना। इसीलिए इस केस में कहा जाता है कि u0। कुल मिलाकर के अगर स्थिति समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं आप ये चीज एग्जाम्पल याद कर लीजिए कि कहीं लिखा हो कि गेंद गिराई जा रही है, ट्रेन जा रही है, या गेंद जमीन पर आकर के गिर गई, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर के रुक गई। ये स्थिति हो तो आप v बराबर 0 मान के चलिएगा, यानी अंतिम वेग 0। और इस स्थिति के लिए प्रारंभिक वेग 0, यानी u बराबर 0 मान करके आप चलिएगा। तो ये जो हमारा सवाल है उसमें क्या कह रहा है कि हमको a दिया है, t दिया है और u बराबर 0 दिया है। हमको निकालना है v, तो हम क्या करेंगे? v बराबर फार्मूला आपको पता है, v बराबर u प्लस at। u है 0 प्लस a कितना है 9.8 अगुणे t कितना है 3। ठीक है ना? तो क्या कर सकते हैं? 0 प्लस 3 8 24, 3 9 27, 2 29। तो क्या लिख सकते हैं? 29.4, यानी v कितना है? 29.4। अब आंसर देख लीजिए, कहीं 29.4 है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं करना। फिर से एक बार रिकैप करवा दूं क्या? एक फार्मूला होता है v बराबर u प्लस at, पहले भी आपको मैं बता चुका हूं। हाँ, और इसी से डेराइव करके ये वाला फार्मूला बना कि v बराबर u प्लस gt। दोनों एक ही फार्मूला है, बस अंतर यह है कि जब पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण लगा रही होगी तो ये फार्मूला यूज करेंगे। पृथ्वी जब त्वरण लगा रही होगी, क्योंकि जब पृथ्वी त्वरण लगा रही होगी तो उस त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण यानी g कहते हैं, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। और जब पृथ्वी के अलावा कोई त्वरण लगा रहा होगा, कोई मशीन लगा रही होगी, कोई मनुष्य लगा रहा होगा, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, चलिए। तो मैंने बता दिया कि कह रहा है कि गेंद गिराई जाती है। हाँ, गिराई जाती है यानी u0, तो u की वैल्यू 0 है। a इसमें दिया गया है कि 9.8 से गिराई जाती है। t दिया गया है इसमें कि 3 है। पुट कर दीजिए v बराबर u प्लस at में, तो 29.4 आ गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं है भैया? देखो
जो आपको नोट्स मिलेगी उसमें भी इसका सब एक्सप्लेनेशन सवाल का लिखा रहेगा। ये मिटाने वाली स्थिति सबसे बोरिंग होती है। भारहीनता होती है। भारहीनता, भारहीनता का मतलब क्या है? किसे कहते हैं भारहीनता? भारहीनता का मतलब भार ही नहीं है। यानी भार क्या है? भारहीनता का मतलब क्या होता है? भार से हीन है, यानी भार ही नहीं है। भार ही नहीं यानी क्या कह सकते हैं कि W बराबर 0 है। भार कितना है? 0। हाँ, और W होता क्या है? W बराबर होता है mg, यानी कि कुछ ऐसी स्थिति बन जाए कि mg बराबर 0 हो जाए। समझे? तो हम कहेंगे कि भारहीनता की स्थिति है। चलिए, तो भारहीनता की स्थिति कब होगी? 4 ऑप्शन दिया गया है और ऑप्शन के अनुसार हमको लगाना पड़ेगा। क्या है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। अच्छा ये बताइए, गुरुत्वाकर्षण शून्य, अगर गुरुत्वाकर्षण 0 है यानी गुरुत्वाकर्षण नहीं लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग रहा है, मान लिया कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है, उस पर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगा रही है, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि उसमें त्वरण नहीं उत्पन्न होगा, यानी गुरुत्वीय त्वरण नहीं होगा। कह सकते हैं ना भाई। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि त्वरण तभी उत्पन्न होगा जब बल लगेगा, यानी गुरुत्वीय त्वरण तभी उत्पन्न होगा जब गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। ठीक है, समझ रहे ना? यानी अगर g की वैल्यू 0 है यानी गुरुत्वीय त्वरण नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ठीक, और जरा ये देखिए भारहीनता की स्थिति में देखिए, भारहीनता का मतलब क्या होता है कि भार 0, और भार 0 का मतलब क्या होता है कि mg बराबर 0। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि g बराबर 0 बटा m बराबर 0। हम ये लिख सकते हैं ना कि g बराबर 0, यानी भारहीनता की स्थिति में हम ये कह सकते हैं ना कि g बराबर कितना होता है? 0। और g 0 कब होगा? जब गुरुत्वाकर्षण बल 0 होगा। ठीक, समझे? समझे कि नहीं समझे? समझ लीजिएगा। तो भारहीनता की स्थिति में क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण जो है कि शून्य स्थिति। ठीक, मैंने आपको वहां पर बताया था। कह रहा है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब ऊपर जा रहा होगा तब ना, क्योंकि जब ऊपर जा रहा होता तो W डैश क्या होता है? mg प्लस a होता है। तो ऑप्शन नंबर A। ठीक, लोलक की काल अवधि वही t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। ये आपको एक फार्मूला बताया था ना। मैंने क्या बताया था कि L है प्रभावी लंबाई, और गर्मी के दिनों में ये प्रभावी लंबाई ज़्यादा हो जाती है। अगर ये ज़्यादा हो जाएगी तो T क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। समझे? यानी T किस पर डिपेंड करता है? L पर डिपेंड करता है।
और सर्दी के दिनों में L कम हो जाएगी तो T कम हो जाएगा। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि T यानी कालावधि किस पर निर्भर करती है? L पर निर्भर करती है, लंबाई पर। तो वही ऑप्शन नंबर बी। इसमें कहीं द्रव्यमान लिखा है क्या? जब द्रव्यमान इसमें नहीं लिखा यानी कि T द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसमें कहीं समय लिखा है क्या? नहीं लिखा, यानी T समय पर निर्भर नहीं करता। इसमें कहीं टेम्परेचर लिखा है क्या? यानी T टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता। इसमें जितनी वैल्यू लिखी हुई है सिर्फ उसी पर T का मान डिपेंड करेगा। और पाई तो एक कांस्टेंट होता है, 22/7। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये T L पर निर्भर करेगा और G पर निर्भर करेगा, क्योंकि G भी चेंज होता रहता है और L भी चेंज होता रहता है। यहाँ G तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में L है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 13वां क्वेश्चन चल रहा है ना, सही। चल, कह रहा है कि अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्नलिखित में से किस कारण से करता है? मैं 1000 बार आपको बता दिया कि मान लिया ये है उपग्रह, इसके चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रहा है, परिक्रमा कर रहा है, घूम रहा है। ये मान लिया कोई उपग्रह है और ये इसके चारों ओर, तो इसलिए घूमता है क्योंकि अंदर की ओर क्या लगता है? अभिकेंद्रीय बल। ठीक, तो चलिए, अभिकेंद्रीय बल को केंद्रा अभिमुखी बल भी कहते हैं, यानी ऐसा बल जिसका मुख केंद्र की ओर हो। तो देख लीजिए कि अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्नलिखित में से किस कारण से करता है? अभिकेंद्र बल के कारण। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। जब अभिकेंद्र बल लगता है तो उसके अपोजिट में एक अपकेंद्र बल होता है। अपकेंद्र बल आभासी होता है और अभिकेंद्र बल वास्तविक होता है। यहाँ ऑप्शन में अपकेंद्र भी दिया हुआ है, लेकिन आप जब ऐसी स्थिति बनेगी तो अभिकेंद्री ही लगाइएगा, क्योंकि अभिकेंद्री जब लगता है तब उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपकेंद्र लगता है, समझे? यानी मेन क्या है? अभिकेंद्री का लगना है, जिसकी वजह से ये घूम रहा होता है, समझे? तो कुल मिलाकर के जब घूमने उमने वाली बात आएगी तो टेंशन में मत पड़िए, लगा दीजिए अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल को केंद्राभिमुखी बल भी कहते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, चौदह क्वेश्चन हो गए। पंद्रहवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि लोलक की घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है। सुस्त हो जाने का मतलब धीमे चलती है, ये कह रहा है। ऐसा क्यों होता है? वही चीज T = 2π√L/G। ठीक है ना। गर्मी में मैंने आपको बताया था कि L जो है बढ़ जाता है, L बढ़ जाएगा तो T बढ़ जाएगा। T बढ़ने का मतलब क्या है कि एक दोलन पूरा करने में लगा समय बढ़ जाएगा, यानी एक दोलन पूरा करने में समय ज़्यादा लगेगा। और समय ज़्यादा कब लगेगा? जब स्पीड कम होगी। और स्पीड कम होगी यानी हम कह सकते हैं कि वो सुस्त चल रही है। कहते हैं ना बहुत सुस्त हैं, बहुत स्पीड इनकी कम है। तो वही चीज़ लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, ये बढ़ जाती है। गर्मी मैंने बताया था ना, ऊष्मीय प्रसार के कारण हर चीज़ की लंबाई बढ़ जाती है। चलिए 15 क्वेश्चन हो गया। 16वां क्वेश्चन देखते हैं भैया। पेंडुलम की घड़ी तीव्र गति से चल सकती है,
ये जो घड़ी है, इसी फार्मूले से फिर इसको देखिए अगला क्वेश्चन है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है कब? गर्मी में ज्यादा तेज चलेगी कि सर्दी में? ये बताइए। ये बताइए। सर्दी में मैंने बताया कि एल कम हो जाता है। एल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। गर्मी में एल बढ़ जाता है और सर्दी में एल कम हो जाता है, यानी लंबाई कम हो। जब लंबाई कम तो टी कम, यानी एक दोलन पूरा करने में लगा समय कम। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर्दी के समय में एक दोलन पूरा करने में समय कम लगेगा, और समय कम लग रहा है यानी क्या निकला? इसका मतलब कि स्पीड ज्यादा है। स्पीड ज्यादा है यानी तेज चल रही है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि पेंडुलम की घड़ी तेज कब चलेगी? शीतकाल में, ठीक है ना। देखिए बसंत वर्षा ही तो फालतू का ऑप्शन दिया गया है। हमको दो चीज पे देखना है कि गर्मी में तेज चलेगी कि सर्दी में। बस दो चीज रटे रहिएगा कि सर्दी में लंबाई कम हो जाती है और गर्मी में बढ़ जाती है, तो इससे आप लगा लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, शीतकाल में, ठीक है ना। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? बताया था आपको मैंने, नहीं 16वां क्वेश्चन हो गया ना। 17वां क्वेश्चन पहले समझिए फिर इसको समझेंगे। पलायन वेग मैंने आपको बताया था कि वह वेग जिससे अगर किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह लौट करके नीचे न आए बल्कि ऊपर अंतरिक्ष में चली जाए। ये चीज मैंने बताया था, और आप पुराने कॉन्सेप्ट अपनी नोट्स पर देखिएगा तो मैंने बताया था निकाल करके कि अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी वस्तु को ऊपर की ओर आप फेंकेंगे तब वह नीचे नहीं आएगी बल्कि ऊपर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को क्रॉस कर जाती है। चलिए, तो पलायन वेग कितना होता है भैया? देखिए बाद का क्वेश्चन पहले बता दिया। 11.2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। ये 19वां क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया। 16 तक लगवाया था, 16 के बाद मुझे 17वां बताना चाहिए ना, 19वां बता दिया। चलिए क्या दिक्कत। 17वां क्वेश्चन अच्छा देखिए, 19वां फिर से बता दूंगा एक बार। कह रहा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? कह रहा है कि चंद्रमा पर हवा क्यों नहीं? वायुमंडल का मतलब वही हवा, बताया था मैंने आपको, याद है ना। मैंने क्या कहा था कि पलायन वेग का एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, और उसमें मैंने आपसे कहा था कि पलायन वेग एक ऐसा वेग होता है जिस वेग से अगर आप किसी चीज को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वह नीचे जमीन पर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हर ग्रह का, हर उपग्रह का अलग अलग पलायन वेग होता है। पृथ्वी का मैंने बताया था कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यानी कि पृथ्वी पर अगर किसी चीज को ऊपर की ओर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकेंगे तो वह नीचे नहीं आएगी। लेकिन चंद्रमा पर मैंने आपको बताया था कि पलायन वेग की वैल्यू कम होती है। कितनी होती है? 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। कहां पर? चंद्रमा पर। कहां पर? चंद्रमा पर। मैंने क्या बताया कि चंद्रमा पर कितना होती है पलायन वेग की वैल्यू? 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। यानी ये कह सकते हैं कि चंद्रमा पर अगर किसी चीज को 2.4 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की ओर फेंक दें तो वो नीचे नहीं आएगी। एक चीज याद रखिए, यह जो 2.4 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड है ना, ये बहुत कम है। हाँ समझे? इसको आराम से प्राप्त किया जा सकता है। ये ज्यादा है, इसको नहीं प्राप्त किया जा सकता, लेकिन ये आराम से। होता क्या है कि चंद्रमा पर जो है जब हवा चलती है, कभी
जो है, तो उस हवा की स्पीड इस 2.4 से ज़्यादा होती है। और जब ये 2 समझे, हवा की स्पीड क्या होती, 2.4 से ज़्यादा होती, और 2.4 से जैसे ज़्यादा हुई, मैंने कहा कि पलायन वेलोसिटी प्राप्त कर लेगा। हाँ, और जब पलायन वेलोसिटी प्राप्त कर लेगा, यानी कि क्या, एस्केप वेलोसिटी जब वो प्राप्त कर लेगा तो नीचे रहेगा नहीं, सारी हवा ऊपर चली जाएगी, अपना कहीं अंतरिक्ष में चली जाएगी। समझे, मैंने आपको कहा ना कि जैसे ही पलायन वेग से वेलोसिटी ज़्यादा हुई किसी चीज़ की, वो अब वहाँ पर नहीं रहेगा, उसके गुरुत्वीय क्षेत्र को क्रॉस करके चला जाएगा अंतरिक्ष में। तो चंद्रमा पर यही होता है। चंद्रमा पर जो हवाएं जब चलती हैं तो उनकी वेलोसिटी 2.4 से ज़्यादा होती है, और 2.4 से ज़्यादा होने का मतलब है कि वो पलायन वेग प्राप्त कर लिया उसने। और पलायन वेग प्राप्त करने का मतलब क्या, अब वो नीचे नहीं रहेंगे, अब वो ऊपर चली जाएंगी अपना। और जब ऊपर चली जाएंगे तो नीचे चंद्रमा का जो वो है, वहाँ पर हवा बचेगी ही नहीं, जो आई सब तो पलायन वेलोसिटी प्राप्त कर ली, पलायन वेलोसिटी प्राप्त कर ली। ठीक, चलो ठीक, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा पर हवाएं क्या होती हैं, पलायन कर जाती हैं, इसलिए चंद्रमा पर बचती ही नहीं है, क्योंकि हवाओं का वेग 2.4 से ज़्यादा होता है चंद्रमा पर। ठीक, तो लिख लीजिए, सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, पृथ्वी के निकट है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। वही जो कुछ कह रहा है कि इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग उनके वर्गमाद मूल वेग से कम होता है। हाँ, कह रहा है कि यहाँ पर जो है पलायन वेग जो होता है वो जो गैस के अणु, हवा में क्या होता है, वही गैस के अणु होते हैं, वो कम होता है। पलायन वेग कम होता है चंद्रमा पर, उनकी हवाओं की जो वेलोसिटी है उनसे ये कम है। यानी ये कह सकते हैं कि हवाओं की वेलोसिटी इनसे ज़्यादा है, अगर उसी को उल्टा कह के कहा जाए, समझे। और हवाओं की वेलोसिटी इनसे ज़्यादा है तो सारी हवाएं तो पलायन वेलोसिटी प्राप्त कर लेंगी। गैस के अणु मतलब वही हवा की बात कर रहा है, हवा में सब गैसें तो मिली होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। क्या होगा, कह रहा है अंतरिक्ष में चली जाएगी, वापस पृथ्वी पर आकर के गिर जाएगी, फट जाएगी और पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी, पृथ्वी पर वापस आ जाएगी। क्या कह रहा है कि 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका जा रहा है। तो ये बताइए क्या अंतरिक्ष में चली जाएगी क्या। यहां देखिए, मैंने कहा कि अंतरिक्ष में तब जाएगी जब 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकी जाए। और फेंकी कितनी की स्पीड से गई थी, 8 किलोमीटर पर सेकंड। यानी अंतरिक्ष में नहीं जाएगी, यह दोबारा आकर के गिर जाएगी, पृथ्वी पर आकर के गिर जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, यानी यह वापस पृथ्वी पर आकर के गिरेगी। ठीक, और 19वां क्वेश्चन फिर से लगवा दूं क्या। चलिए फिर से लगवा देता हूं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है भैया, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, झूला वाला सवाल आपको मैंने बताया था ना, बताया था कि नहीं। ज्यादा बड़ी हो गई क्या वीडियो। कह रहा है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्त क्या होगा। मैंने कुछ ऐसे बताया था कि 2 सवाल और लगाएंगे, उसके बाद फिर अगले लेक्चर में लगाएंगे। ठीक है भैया, ठीक है कि नहीं। चलिए, मैंने कहा था कि झूला ऐसे बना दीजिएगा। हाँ, मान लिया ये लड़की इस पे बैठी हुई है, तो जब बैठी हुई है तो क्या मैंने कहा था कि उसका सेंटर ऑफ मास ये होगा,
यानी प्रभावी लंबाई कितनी हो गई, लगभग इतनी। ठीक है ना। चलिए, जब ये लड़की ऊपर खड़ी हो जाएगी तो क्या होगा, ये ऐसी हो जाएगी कुछ आकृति, ऐसी हो जाएगी, यानी सेंटर ऑफ मास ऊपर उठ जाएगा। जब सेंटर ऑफ मास ऊपर उठ जाएगा तो प्रभावी लंबाई क्या होगी, क्या होगी, कम हो जाएगी ना। पहले क्या था, प्रभावी लंबाई यहां से यहां तक, अब प्रभावी लंबाई यहां तक है, वही L क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब L कम हो जाएगा तो क्या होगा, कौन सा क्वेश्चन लगा रहा था मैं आपको, बीसवां लगा रहा था कि 21वां। T इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट L/G। L कम हो गया यानी T कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही T क्या है, आवर्तकाल। यानी हम क्या कह सकते हैं कि आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये झूला वाला वहाँ पर देखिएगा, मैंने समझाया है, बहुत डिटेल समझाया है। कॉन्सेप्ट वाली क्लास, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, खड़े हो जाने पर सेंटर ऑफ मास ऊपर क्यों हो जाता है, बैठ जाने पर सेंटर ऑफ मास नीचे क्यों हो जाता है, और प्रभावी लंबाई को निलंबन बिंदु से यहाँ के वो है उसको प्रभावी लंबाई, ये सब वहाँ समझाया है, फिर से यहाँ नहीं समझाएंगे। देखिए, कोई अगर शॉर्टकट सोच रहा हो कि नहीं कॉन्सेप्ट वाली क्लास ना देखें, सिर्फ इसको देख ले, तो धोखा खा जाएगा, समझे। या तो फिर पहले से BSc MSc करके बैठा हो, उसको बढ़िया फिजिक्स आ रही हो, और जब BSc MSc करके बैठा होगा तब तो फिर ये वाले भी न देखे। अगर कोई अच्छे से BSc MSc करके बैठा है तब उसको ये भी देखने की जरूरत नहीं, मेरा वीडियो देखे ही ना चाहे तो उसको अपने आप हो जाएगा फिजिक्स के क्वेश्चन, समझे। चले 20वां। 21वां कह रहा है, बस यहीं तक आज बंद करेंगे, कि प्रकृति के ज्ञात 4 बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। कौन सा एक सही है। गुरुत्व चारों में कह रहा है कि कौन सा एक सही नहीं है, 4 विका। कह रहा है गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। गुरुत्व, वही जो गुरुत्वाकर्षण बल मैं आपको बताया था, ये चीज मैं आपको मैकेनिक्स में समझा चुका हूं कि सबसे मजबूत बल कौन होता है और सबसे कमजोर बल कौन होता है। सबसे कमजोर मैंने बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यही जो गुरुत्व की बात कर रहा है। हाँ, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, यानी गुरुत्व जो है सबसे मजबूत होता है चारों। भैया गुरुत्व तो सबसे कमजोर होता है, हाँ, सबसे दुर्बल होता है, इसको प्रबल कैसे कह देंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए गलत है। चलिए, तो वही पूछ रहा था कौन सा एक सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, ऑप्शन ए इसका विकल्प होगा। ठीक है, चलिए BCD पर भी थोड़ा सा कर लेते हैं कि विद्युत चुंबकत्व तो सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है। जी, आगे जब चुंबक, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको ये आवेश ओवेश समझ में आ जाएगा। कुल मिला के इतना जान लीजिए कि ये ऑप्शन सही है बी, विद्युत चुंबकत्व तो सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है। दुर्बल नाभिकीय बल विघट नाभिकता का कारण है। कहता है नाभिक के अंदर जो बल लगता है उसको नाभिकीय बल कहते हैं। हाँ, नाभिक के अंदर भी को भी 2 पार्ट में बांट लिया गया है कि प्रबल नाभिकीय, दुर्बल। जब नाभिक का विघटन होता होगा तो यानी हम ये कह सकते हैं नाभिक का विघटन क्यों होता है, क्योंकि इस नाभिक के अंदर जो ये बल लग रहा है ये कहीं ना कहीं उतना मजबूत नहीं है, उतना प्रबल नहीं है, यानी कि दुर्बल है, तभी ना नाभिक का विघटन होता है नाभिक का विघटन। जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये जान लीजिए कि नाभिक के अंदर जो है दुर्बल बल लगता है, यानी कि दुर्बल नाभिकीय बल ही जो है नाभिक के विघटन का एक कारण होता है, ये भी सही है। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए रहता है,
इसके अगर विघटन नहीं हो रहा है, यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब आपस में जुड़े हुए हैं, जितने प्रोटॉन हैं सब आपस में जुड़े हुए हैं, यानी ये कह सकते हैं कि बल बहुत प्रबल है, बल बहुत ज़्यादा लग रहा है, समझे? यानी ये भी सही है। तो बी सी डी सही है, ए गलत है, और वही पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी एक पार्ट और इसका बचा हुआ है, उसको हम अगले लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। जहाँ दिक्कत होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है ना, उस पर आप पूछ लीजिएगा। ठीक, चलिए।